हेलो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ये फेंग की पिल्स खत्म होने के बाद सेक्ट में एक अलग ही फैमिली मैटर शुरू हो गया था। लेकिन वहाँ भी ये फेंग के उड़ाऊ होने के कारनामे सबसे आगे थे। देखते ही देखते वो दिन खत्म हो गया और दूसरे दिन उठते ही ये फेंग को एक और चीज मिली उड़ाने के लिए, स्वॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन, जो फिर से वो डॉगी पर ही ट्राई करता है। उसी समय मून वाइट और उसके पिताजी ये फेंग को लेकर बहस कर रहे होते हैं। तभी सेक्ट में मौजूद सभी को एक एनर्जी का ब्लास्ट महसूस होता है और इतनी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट एक के बाद एक महसूस होती है कि वो फेंग तो उस जगह से दूर भाग जाता है। बाकी सभी सीरियस होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो एनर्जी कहाँ से आई ये ढूंढने लगते हैं। एल्डर शिया पूछते हैं, क्या यही है वो जगह? तो मून वाइट कहती है, यहाँ किसी और के होने के कोई संकेत तो नहीं मिल रहे। एल्डर बाय कहते हैं, शायद ये फेंग ने फिर से कुछ किया होगा। मानना पड़ेगा, सिर्फ एल्डर बाय ये फेंग को समझते हैं। तभी मून वाइट उंगली दिखाकर कहती है, क्या वो ये फेंग नहीं है वहां पर? ये सुनकर तीनों कंफ्यूजन लुक के साथ क्वेश्चन मार्क में उस ओर देखते हैं। उस तरफ डॉगी खुशी खुशी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए ये फेंग के साथ खेल रहा है, जिसमें ये फेंग फ्रिस्बी फेंक कर कहता है, गो डॉगी, और वो वुफ वुफ करता उसे पकड़ने जाता है। ये देखकर उन तीनों में से कोई कहता है, हट बे साला, फिर से ये कमीना ये फेंग ही है। मून वाइट के पिताजी डॉगी को देखकर कहते हैं, पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया था इस पर, लेकिन जो इतनी खतरनाक अबिसल स्वॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन की एनर्जी रिलीज कर रहा है वो असल में डॉगी है। एल्डर शिया आंखें बंद करके कहते हैं, एक डॉग इतनी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक ब्रोकन रिमेन की अबिसल स्वॉर्ड इंटेंट सीख सकता है? अगर मैंने अपनी खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं होता। जब डॉगी फ्रिस्बी लेकर वापस आ रहा होता है तब ये फेंग का ध्यान पीछे जाता है, तो वो पूछता है, अरे तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मून वाइट उसका जवाब देने के बजाय सामने पूछती है, ये फेंग, क्या इस डॉगी ने स्वॉर्ड इंटेंट सीखी? तो ये फेंग आराम से खड़े होकर सर खुजाते हुए कहता है, कहा, ये बहुत बुद्धू है, कैसे ये कुछ भी सीख सकता है? ये तो बस मेरे पास कुछ अबिसल स्वॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन पड़े थे तो वो मैंने उसे इस्तेमाल करने दिया। ये सुनकर तीनों के मुंह आड़े टेढ़े होने लगते हैं और कहते हैं, क्या अबिसल स्वॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन? और मून वाइट अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, बिल्कुल सही। ये फेंग सोचता है, मास्टर और एल्डर शिया मेरी और गहरी नफरत भरी आंखों से देख रहे हैं। मून वाइट अपना सर पकड़कर आंखें बंद करके गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, अबिसल स्वॉर्ड का ब्रोकन रिमेन एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड इंटेंट का रूप है। यहाँ तक कि हेवनली डाउ बैटलफील्ड में भी इसे पाना कोई आसान काम नहीं है। ये पूरा नसीब पर निर्भर करता है। फिर जोर से ये फेंग के सर में एक कराटे चॉप मारती है, जिससे ये फेंग के मुंह से आउच तक निकल आता है। मून वाइट आगे कहती है, फिर भी तुमने असल में इतने कीमती अबिसल स्वॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन ऐसे इस्तेमाल किए। अगर तुम उड़ाऊ हो फिर भी तुम्हारी कुछ लिमिट होनी चाहिए। ये फेंग बम्प लगे हुए सर को पकड़कर पूछता है, द हेवनली डाउ बैटलफील्ड, वो क्या है? तो मून वाइट अपने हाथ क्रॉस करके साइड में देखकर कहती है, तुम्हें ये बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें हेवनली डाउ बैटलफील्ड में कुछ ट्रेनिंग के लिए भेजने का प्लान कर रही थी। और फिर मून वाइट क्लास शुरू होता है, जिसमें स्पेक्स पहनी हाथ में छड़ी के साथ मून वाइट समझाती है कि हमारा क्शियंटिन कॉन्टिनेंट कई सारे लोअर रेल्म में से एक है। सभी लोअर रेल्म के डायमेंशन हेवनली डाउ बैटलफील्ड में जा सकते हैं और तुम्हारी ताकत के मुताबिक तुम अलग अलग एरिया में एंटर करोगे। कोई नहीं जानता हेवनली डाउ बैटलफील्ड कैसे बना, लेकिन ये कई सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, लेगेसी और खजानों से भरा हुआ है। जाहिर सी बात है, बाकी के लोअर रेल्म लोगों के खतरे के अलावा तुम्हें ताकतवर लोकल बीस्ट से भी बचकर रहना होगा। एक मिस्टेक और हेवनली डाउ बैटलफील्ड में तुम्हारी मौत हो सकती है। तभी ये फेंग को एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग, रैंडम मिशन एक्टिवेट हुआ है। होस्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि हेवनली डाउ बैटलफील्ड में दूसरे लेयर तक जाओ और 100 ची गैदरिंग रेल्म के पिक पर मौजूद बीस्ट को मारो।
सक्सेस होने पर एक बहुत बड़ा बिग स्पेंडर पॉइंट्स का हिस्सा इनाम दिया जाएगा और फेल होने पर एक बहुत बड़ा बिग स्पेंडर पॉइंट्स का हिस्सा काट लिया जाएगा। तुम मिशन को मना कर सकते हो। ये फैंग सोचता है, हाँ, पिछली एक बार सिस्टम ने मिशन के लिए बिग स्पेंडर पॉइंट्स दिए थे, वो स्टार स्पिरिट सेक्ट ज्वाइन करने के लिए था। इस बार कितने पॉइंट्स देगा ये नहीं कहा, बस इतना कहा है कि एक बड़ा हिस्सा होगा। लेकिन मैं सेम रेल्म के 100 बीस्ट को कैसे मार सकता हूँ? मेरे पास स्पिरिचुअल रूट्स तो है, लेकिन मेरे पास कोई मार्शल टेक्निक नहीं है। तभी मूनवाइट के पिताजी कुछ कहने जाते हैं, जिस पर मूनवाइट का ध्यान जाता है। वे पूछते हैं, ये फेंग, क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि तुमने कितने अबिसल सॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन इस डॉगी के ऊपर इस्तेमाल किए? इस डॉगी की अबिसल सॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रिमेन की ताकत ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा अनुमान है कि ये सॉर्ड इंटेंट के पीक तक पहुंच गया है और किसी भी समय सॉर्ड हार्ड रेल्म में एंटर कर सकता है। और मन में कहते हैं, जिसके बारे में बात करूं तो हमारे स्टार स्पिरिट सेक्ट के ग्रांड पूर्वज, उन्होंने कई 100 साल कल्टीवेशन के लिए समर्पित करके कई सारे पुराने अवसरों को साथ मिलाकर सिर्फ सॉर्ड हार्ड रेल्म तक पहुंच पाए हैं। जबकि फ्रॉस्टली हेवन सॉर्ड हार्ट पावरफुल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर अबिसल सॉर्ड हार्ट की ताकत के सामने फीका है। तो ये फेंग सवाल का जवाब बहुत ब्राइट एक्सप्रेशन के साथ बड़ी स्माइल देकर कहता है, ज्यादा नहीं, बस कुछ 10,000 अबिसल सॉर्ड इंटेंट के ब्रोकन रिमेन। मैंने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल किए। ये फेंग की बात सुनकर चारों के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और बहुत ही भयानक डार्क ऑरा छोड़ते हुए उसकी ओर देखते हैं, जिसे देखकर ये फेंग को थोड़ी टेंशन होने लगती है। मूनवाइट बेचारी क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए अपना गुस्सा रोके हुए खड़ी है। लेकिन पीछे मौजूद तीनों बड़े लाल मॉन्स्टर बन जाते हैं और एक के बाद एक कहते हैं, 10,000 अबिसल सॉर्ड इंटेंट ब्रोकन रेमनेंट। दूसरा कहता है, 10,000 कितना वेस्ट है, बहुत ही ज्यादा लापरवाह है। तीसरा कहता है, ये ऐसा है जिसकी सब इच्छा रखते हैं और तुमने उसे डॉग को दे दिया। ये फेंग नादान चेहरा बनाकर कहता है, चलो इसे यहीं पर छोड़ दो इस बार, आई एम सॉरी। लेकिन मन में कहता है, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उनकी मदद नहीं ली, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। मूनवाइट साइलेंट एंग्री एक्सप्रेशन के साथ कहती है, पिताजी, मेहरबानी करके इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाइए, वरना मुझे डर है कि कहीं मैं अपना आपा ना खो दूं और तमाचा मार दूं इस डिसाइपल को, जो सिर्फ इतना जानता है कि उड़ाऊ कैसे होते हैं मरने तक। मूनवाइट के पिताजी भी गुस्से से भरे हुए थोड़े खराब एक्सप्रेशन के साथ जल्दी ही ये फेंग को पीछे से पकड़कर अपनी तलवार पर जाने लगते हैं और कहते हैं, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मुझे भी डर है कि मैं भी अपने आप को शायद नहीं रोक पाऊंगा। ये फेंग पीछे से पूछता है, मास्टर हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो पीछे देखकर जवाब देते हैं, द स्टार स्पिरिट सेक्ट। सिर्फ मैंने क्यूएन शुए को अपनी मन की स्थिति मजबूत बनाने के लिए खोलने के लिए कहा था। तुम्हारा असली सेक्ट स्टार पिक सेक्ट है। तो अभी के लिए हम स्टार पिक सेक्ट चलते हैं। जब समय आएगा तब तुम दूसरे सीनियर ब्रदर के साथ हेवनली डाउ बैटलफील्ड में जा सकते हो। किसी का साथ में होना अच्छा रहेगा। ये फेंग गिरने से बचने के लिए तुरंत उनके कपड़े पकड़ लेता है और उसको सवाल उठता है तो कहता है, हाँ सीनियर ब्रदर्स? फिर ये फेंग लगातार सवाल पे सवाल पूछने लगता है। कहता है, मास्टर क्या हमारा स्टार पिक सेट ताकतवर है? मास्टर आप कौन सी रेल्म में हो? क्या हमारे सेट के पास कुछ ट्रांसपोर्ट में काम आने वाले बिस्ट भी नहीं है? मास्टर क्या हमारा सेट बहुत ज्यादा गरीब है? क्या आपको कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है? मास्टर क्या स्टार पिक सेट के मेरे सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर लगभग भूखे मर रहे हैं? मास्टर क्या मुझे मेरे सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स को स्पिरिट स्टोन्स देने की जरूरत है? मास्टर ये फेंग की इतनी सारी बकबक सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर पीछे जवाब देते हैं, जिससे ये फेंग के बाल तक उड़ने लगते हैं। कहते हैं, बस कर, अब चुप भी हो जा, हमारा सेट काफी धनवान है। देखते ही देखते वो दिन खत्म हो जाता है और उनके रास्ते में ही रात हो जाती है। तो वे दोनों एक होटल में जाते हैं
मून वाइट के पिताजी रिसेप्शनिस्ट को कहते हैं हमें 2 सिंगल रूम चाहिए। तो ये फेंग पीछे से कहता है मास्टर मैं पैसे दूंगा। तो वो फिर से चिल्लाकर कहते हैं चुप हो जा। होटल में एक कमरे के अंदर ये फेंग एक बहुत बड़ी उबासी लेकर सोने की तैयारी कर रहा है और कहता है कौन जाने कल उड़ाने के लिए क्या चीज़ मिलेगी। इन बिग स्पेंडर पॉइंट्स को कमाना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही रात भी गुजर जाती है और दिन फिर से निकल आता है। दूसरे दिन सुबह ये फेंग खुशी खुशी उठता है और उठते ही पहले सिस्टम पैनल खुलता है और कहता है मैं सचमुच बहुत आराम से सोया। फिर सिस्टम पैनल पढ़ता है जिसमें सबसे नीचे आज की बिग स्पेंडिंग आइटम 1000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। ये देखकर ये फेंग सोचता है हाँ इस बार फिजूल खर्च असल में हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है और वो भी भाग्य से सिर्फ 1000 ही है। इतने तो मैं संभाल सकता हूँ। फिर खुश होकर कूदता है और कहता है हाँ मुझे पता भी चल गया मैं उन्हें कैसे उड़ाने वाला हूँ। सिस्टम मार्शल टेक्निक की वायल खरीदो, खास करके वो जो ह्यूमन रैंक हाई टियर मार्शल टेक्निक हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने, तब तक खोलते रहो जब तक मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं जाती। और सोचता है स्पिरिट हर्ब वायल की माहिती के जैसी मार्शल आर्ट वायल में भी 90% चांस है कि ह्यूमन रैंक की लो टियर मार्शल टेक्निक मिल सकती है और 80% चांस है ह्यूमन रैंक मिड टियर मार्शल टेक्निक मिलने के। तभी नोटिफिकेशन आती है डिंग 100 बिग स्पेंडर पॉइंट्स इस्तेमाल हुए, होस्ट को बधाई हो। एक ह्यूमन रैंक हाई टियर मार्शल टेक्निक फायर ड्रैगन फिस्ट मिलने के लिए लोड हो रही है। ये फेंग खुश होकर कहता है रुको फायर ड्रैगन फिस्ट, और सोचता है सिर्फ 100 पॉइंट ही खर्च किया और मुझे मिल गई, मैं सच में नसीबदार हूँ। तभी सिस्टम बल्ले बल्ले करके नोटिफिकेशन से कहता है इस्तेमाल करने के लिए फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ची चाहिए। ये देखकर ये फेंग टेंशन में काला पड़ जाता है और गुस्से से चिल्लाकर कहता है लेकिन मेरे पास फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है तो कहाँ से मैं फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ची लाऊंगा। तो सिस्टम कहती है 1 सेकंड रुको। फिर कहती है अपनी स्पिरिचुअल ची बदलने की कोशिश करो। ये फेंग धीरे से अपना हाथ सीने पर लाता है और स्पिरिचुअल ची बदलने की कोशिश करता है जिसमें उसके आसपास धुंध उठने लगती है और अपने हाथ को जैसे जैसे अलग अलग मुद्राओं से गुजारता है उसकी स्पिरिचुअल ची पहले क्रिस्टल, फिर वाटर, बाद में थंडर और आखिर में मुक्के के साथ फायर एट्रीब्यूट की हो जाती है। ये फेंग अपने हाथ के आसपास फायर की रिंग देखकर खुश हो जाता है और सोचता है वाओ ये भरोसा करना मुश्किल है कि बावजूद बिना स्पिरिचुअल रूट्स के मैं अपने अंदर मौजूद स्पिरिचुअल पावर को अलग अलग एट्रीब्यूट के स्पिरिचुअल ची में बदल सकता हूँ। फायर ड्रैगन फिस्ट भी ट्राई करनी चाहिए। तभी पीछे से मून वाइट के पिताजी की आवाज आती है। कहते हैं ये फेंग जल्दी करो और नाश्ते के लिए आ जाओ, बाद में हमें अपना सफर आगे बढ़ाना है। और ये फेंग सामने आवाज लगाकर जवाब देता है आ रहा हूँ, और मन में कहता है शायद मैं ये फायर ड्रैगन फिस्ट बाद में ट्राई करूंगा। आधे घंटे बाद बादलों के बीच रास्ते में अंकल ये फेंग को कहते हैं मैंने तुम्हें कल कहा था कि हमें आज सुबह जल्दी सफर शुरू करने की जरूरत है, फिर भी तुमने टाइम लगाकर आराम से ब्रेकफास्ट खत्म किया। तो ये फेंग उल्टा खड़ा जवाब देता है धीरे धीरे खाना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये सुनकर बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन देते हैं अंकल, और अचानक पीछे ध्यान जाता है तो टेंशन में सर काला और सारे सर्किट फटने लगते हैं। कहते हैं ये फेंग तुम कर क्या रहे हो। तो ये फेंग बेपरवाह की तरह सीटी बजाते बजाते स्पिरिट स्टोन्स फेंकता हुआ कहता है एक हवा का झोंका बनाने के लिए आसमान से आशीर्वाद गिरा रहा हूँ। देखते ही देखते पूरा स्पिरिट स्टोन से भरा बैग खाली कर देता है जिससे मून वाइट के पिताजी फिर से चौंकते हैं। गुस्से से पूरे कांपते हुए अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए दांत कसते हैं और कहते हैं ये फेंग हालांकि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पास कितने स्पिरिचुअल स्टोन्स और कितनी अच्छी चीजें मौजूद है, लेकिन तुम्हें उनको ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तब अगर तुम सच में भी जाग जाओगे तो भी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। समझ में आया। तो ये फेंग बहुत ही मिस्टीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है मास्टर क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात क्या है।
तो मास्टर बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली जवाब देते हैं। कहते हैं सभी की अपनी अलग अलग जिंदगी होती है, तो सबके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात अलग अलग होती है। कोई कट्टर तलवारबाज जो तलवार के रास्ते में स्पेशल हो, उसके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात शायद मरने से पहले तलवार का असली सार न समझना हो सकता है। एक केमिस्ट के लिए जो पिल रिफाइनिंग के रास्ते में स्पेशलाइज हो, उसके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात मरने से पहले एक ऐसा पारंगत अमृत ना बना पाना हो सकती है जो एक पारिवारिक धरोहर बन सके। एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए जो कि फॉर्मेशन के रास्ते में स्पेशलाइज है, उसके लिए मरने से पहले एक ऐसा अल्टीमेट फॉर्मेशन ना बना पाना हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये फेंग कहता है मास्टर, मुझे दूसरों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि मेरे पास पैसे बचे पड़े हो और मेरी मौत मुझ तक पहुंच जाए। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद ये फेंग फिर से स्पिरिट स्टोन्स फेंकना शुरू कर देता है। तो मास्टर कहते हैं ये उड़ाऊ लड़का, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक चीजें फेंक सकते हो। ये फेंग सीटी बजाते बजाते पूरे बैग के बैग खाली किए जाता है। ऐसे ही करते करते स्टार पिक सेक्ट तक पहुंच जाते हैं और मास्टर ये फेंग को कहते हैं ये स्टार पिक सेक्ट है। ये फेंग पीछे बैठा बैठा अपना हाथ संभालते हुए सोचता है अब जाकर खत्म हुआ स्पिरिट स्टोन्स फेंकना, मेरे हाथ सुन्न पड़ने ही वाले थे। और मास्टर की बात सुनकर आसपास देखने लगता है, फिर खुश होकर कहता है वाओ, हमारा स्टार स्पिरिट सेक्ट और कुछ नहीं बल्कि एक पूरा छोटा पर्वत है, इसकी तो तुलना भी नहीं की जा सकती। तभी वहां कहीं पर उतरते हुए मास्टर वहां मौजूद एक लड़के को आवाज लगाकर कहते हैं स्टुअर्ट सॉन्ग। वो भी अचानक मास्टर की आवाज सुनकर चौंक जाता है, फिर तुरंत मास्टर को हाथ और फिस्ट जुड़ता है। ये फेंग तलवार से नीचे उतरता है और मास्टर उसकी ओर देखकर उसे कहते हैं ये बच्चा मेरा पर्सनल डिसाइपल है, कुछ दिनों में बाकी के सीनियर डिसाइपल्स हेवनली डाउ बैटलफील्ड के लिए निकलेंगे। ये फेंग इतने दिनों यहाँ अच्छे से बर्ताव करना, हम 3 दिनों में निकलेंगे। इतना कहकर मास्टर चले जाते हैं और ये फेंग हाथ और फिस्ट जोड़कर कहता है स्टुअर्ट सॉन्ग, मैं ये फेंग हूँ, तो फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। तो स्टुअर्ट सॉन्ग कहता है कोई बात नहीं। फिर वे दोनों सेक्ट के अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ एक दीवार के पीछे से कुछ आवाजें आती है और ये फेंग का ध्यान उस ओर जाता है और उस नॉइस की ओर उंगली करके ये फेंग पूछता है स्टुअर्ट सॉन्ग, वहाँ क्या चल रहा है? तो वो पीछे मुड़कर जवाब देता है ओह, आज वो दिन है जब आउटर और इनर डिसाइपल के बीच लड़ाई की मैच होती है, तुम भी उन लोगों के साथ मजे लेने के लिए जा सकते हो। तभी ये फेंग को एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग, एक रैंडम टास्क इश्यू हुआ है, होस्ट को चैंपियन बनना होगा और सेम रेल्म के 100 ओपोनेंट को हराना होगा। सक्सेस होने पर 500 बिग स्पेंडर पॉइंट्स मिलेंगे और फेल होने पर 500 बिग स्पेंडर पॉइंट्स काट लिए जाएंगे, तुम मना कर सकते हो। ये देखकर ये फेंग मास्टर की शांति से रहने की सीख भूलकर खुशी से अपने हाथ में मुक्का मारता है और सोचता है 500 पॉइंट्स, मुझे अभी थोड़े पॉइंट्स की कमी ही महसूस हो रही थी, मैं जाकर ट्राई करूँगा। वहाँ एक बड़ा एरेना तैयार है और कई सारे एक जैसा यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट्स उसकी एक और मैच का मजा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं और चीयर कर रहे हैं। तभी वहाँ उस एरेना की सीढ़ियों पर कोई चढ़ता है जो और कोई नहीं अपना शरारती भाई ये फेंग ही है। उसको पीछे से देखकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हैं। कोई पूछता है अरे ये इंसान कौन है, उसने हमारे स्टार पिक सेट का यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। तो दूसरा कहता है वो एक्चुअली एरेना पर जा रहा है, क्या वो किसी को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है? तो उसके पास वाला कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी और सेक्ट से आया हो, हमें उकसाने के लिए आया हो? तब तक ये फेंग एरेना पर पहुंच जाता है और पीछे मुड़कर अपनी ओर हाथ करता है और कहता है मैं ये फेंग ची गैदरिंग रेलम के 9th लेवल के पीक पर मौजूद सम्माननीय लुओ क्यूएनशुए का पर्सनल डिसाइपल, आज मैं यह चैलेंज में भाग लूंगा और मैं सभी सीनियर ब्रदर और सिस्टर्स से उनका मार्गदर्शन मांगता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी को शौक लगता है और कोई कहता है क्या वो होली मेडन का पर्सनल डिसाइपल है? तो दूसरा कहता है मैंने सुना था कि होली मेडन ने खुद का सेक्ट खोला है, मैं सोच रहा हूँ कि उसने होली मेडन का ध्यान कैसे खींचा होगा। कोई और कहता है
अगर मुझे होली मेडन का पर्सनल डिसाइपल बनने मिले, उसके लिए अगर मुझे अपने दशकों की उम्र भी देनी पड़े तो भी मैं बनूंगा। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ आती है तो ये फेंग का ध्यान उस पर जाता है जो एक लंबा कोट पहने लड़का है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और वो आके कहता है, मैं करूँगा ये। उसे देखकर सभी कहते हैं, ये तो मैंग यांग है। कहते हैं कि उसने सेक्ट 3 साल से भी कम समय पहले ज्वाइन किया है, लेकिन उसका कल्टीवेशन ऑलरेडी ची गैदरिंग रेल्म 9th लेयर के पीक तक पहुंच गई है। दूसरा कहता है, सच में ऐसा कहता है कि वो जो अर्थ रैंक मिडल रैंक कल्टीवेशन टेक्निक जो वो प्रैक्टिस करता है वो अर्थ रैंक लो टीयर मार्शल टेक्निक से ऊपर है। तो कोई खुश होकर कहता है, ऐसा लगता है कि एक अच्छा शो देखने मिलने वाला है। मैं सीनियर लुओ क्यूएनशुए के पर्सनल डिसाइपल की ताकत देखने के लिए उत्सुक हूँ। ये फेंग पीछे की कलबल देखकर उस ओर देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि सेक्ट में तुम काफ़ी फेमस हो। तो वो सामने कहता है, ये बुरा नहीं है, मुझे ची गैदरिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंचने में 3 साल से भी कम समय लगा है। और पूछता है, ब्रदर ये फेंग को कितना समय लगा था? तो ये फेंग पूछता है, मुझे? फिर वो अपनी ओर थम्स अप करके कहता है, स्पिरिचुअल सी रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंचने में मुझे कुछ 10 मिनट लगे थे और स्पिरिचुअल सी रेल्म के 9th लेयर के पीक पर से ची गैदरिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंचने में कुछ 20 मिनट से ज्यादा लगा था। ये सुनकर मैंग यांग का एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है और मुंह मरोड़ते हुए पूछता है, ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो? ये फेंग की बात सुनकर सिर्फ मैंग यांग ही नहीं बल्कि सभी की वही हालत है। सभी अपना दिमाग दौड़ाते हैं और थोड़ी देर के लिए वहाँ सन्नाटा सा छा जाता है। फिर सभी के टॉन्ट शुरू हो जाते हैं। ग्रीन कपड़ों वाला मुंह मरोड़ते हुए कहता है, अच्छा फेंक लेता है, लगता है सपना देख रहा है अभी। मैंग यांग को 3 साल लगे और उसको 30 मिनट लगे। आगे साइड में मौजूद लाल कपड़ों वाला कहता है, कितना अभिमानी और मुंहफट है। ऐसे एटीट्यूड के साथ होली मेडन ने उसे अपना पर्सनल डिसाइपल कैसे बनाया? तो येलो कपड़ों वाला अपनी समस्या बताते हुए चीढ़ कर कहता है, 30 मिनट? जब मुझे जोर से आती है तो तब टॉयलेट ढूंढने में ही मुझे 30 मिनट तो लगते हैं। सबसे आगे मौजूद काले कपड़े वालों को काला रंग इतना पसंद है कि गुस्से में दांत कसते हुए उसका चेहरा भी काला पड़ा हुआ है और गुस्से में मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे डर है कि 17 कॉन्टिनेंट के कई सारे हुनरमंद इसके पैरों नीचे कुचल जाने वाले हैं। तो ब्लू कपड़ों वाला थोड़ी सांस छोड़कर कहता है, ये फेंग ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी फेंक दी। इन सब की आवाज़ें सुनकर ये फेंग पीछे देखता है और कहता है, छे, मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा उस पर। वहाँ सामने मैंग यांग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और तुरंत ही सांप के जैसे लहराते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और ये फेंग को कहता है, बकवास करना बंद करो और आ जाओ। तो उसे देखकर ऑडियंस में से कोई कहता है, ओ तेरी, मैंग यांग ने तो मिस्टी वाटर स्टेप का इस्तेमाल किया, एक अर्थ रैंक मिड टीयर मूवमेंट टेक्निक। लेकिन ये फेंग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक स्माइल के साथ कहता है और फिर तुरंत अपना मुक्का आगे करके चिल्लाता है, फायर ड्रैगन फिस्ट। और एक आग की लपटों से बना बहुत बड़ा ड्रैगन मैंग यांग के सामने आता है। तो वो भागता भागता रुक जाता है और कहता है, ये आखिर क्या चीज़ है? फिर लपटें जैसे ही उस तक पहुंचने वाली होती है तो वो अपना एक हाथ ऊपर करता है उससे बचने के लिए और कहता है, ये सही नहीं है, मैं इससे बच नहीं सकता, मुझे वेव स्प्लिटिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना होगा इसे रोकने के लिए। और वो अपने पीछे कुछ तलवार जैसा बनाता है और उससे फायर ड्रैगन की ओर वार करते हुए चिल्लाता है, स्लैश। और ड्रैगन के अंदर से कुछ येलो एनर्जी की लाइन जैसा बाहर निकलता है और तुरंत बाद एक बहुत बड़ा आग का धमाका होता है और उसकी लपटें चारों दिशाओं में फैलने लगती है। तो उन आग की लपटों से सभी को बचाने के लिए कुछ सीनियर स्टूडेंट्स आगे आते हैं और अपने हाथों से बैरियर बनाते हुए एक चिल्लाता है, अरे नहीं, जूनियर डिसाइपल को प्रोटेक्ट करो। लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद भी आग इतनी भयंकर होती है कि बैरियर बनाने वाले कुछ डिसाइपल तो हवा में उड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, हम इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी झेल नहीं सकते। और कुछ तो वहीं पर खड़े खड़े बेहोश हो गए।
तभी अपने पहले टॉन्ट मारने वालों में से ब्लू कपड़ों वाला ऊपर की ओर उंगली करके कहता है, वहां देखो, फायर ड्रैगन अभी तक गायब नहीं हुआ है। ये सुनकर सभी के मुंह में से एक ही आवाज आती है, क्या? वहां सामने स्टेज पर हर तरफ आग की लपटें लगी हुई है और मैंग यांग चार्ली चैपलिन की तरह हर तरफ अपनी जान बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि एक आग से बना ड्रैगन उसके पिछवाड़े पड़ा है। तो वो बेचारा डर के मारे रोते रोते भाग रहा है और भागते भागते चिल्लाता है, इसे तो वेव स्प्लिटिंग स्वॉर्ड भी नहीं काट सकती, हम सब अब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वह ये फैन पोज देकर उंगली से और 3 फायर ड्रैगन छोड़ता है और मन में कहता है, हाँ, मैं कब से इस मूव को इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर रहा था। अब तो मैंग यांग के सामने और 3 फायर ड्रैगन आते हैं और आकर रॉर करते हैं, जिसे देखने के बाद तो किसी की भी गीली और पीली हो जाएगी। मैंग यांग पूरा कांपता हुआ रोते रोते कहता है, ये मॉन्स्टर कहाँ से आया? और फिर तुरंत अपना सर बचाते हुए एरेना से नीचे कूदकर कोने में दुबक जाता है और कहता है, मैं हार मानता हूँ। तो ये फैंग अपने आप को मन में ब्रूसली की तरह देखकर गर्व से लंबी हुई नाक ऊंची करके कहता है, अगला कौन है? मैं तुम में से पूरे 100 लोगों से लड़ना चाहता हूँ। इतना कहकर वो अपनी ही मस्ती में खुशी से अलग अलग पोज में फायर ड्रैगन फिस्ट की फायर छोड़ता रहता है और कहता है, क्या लड़ाई की मैच खेलने में ऐसा महसूस होता है? ये बहुत ही रोमांचक है। लेकिन उसकी ऐसी हरकतों की वजह से आसपास मौजूद सभी के अंदर डर का माहौल फैला हुआ है और डर के मारे रोते चिल्लाते भागते हुए कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है, भागो। वह स्टेज पर ये फैन मस्ती मस्ती में अपने आसपास की चीजें भी तबाह करने लगा है। तो स्टुअर्ट सॉन्ग टेंशन में आ जाता है और कहता है, रुको, सेट की चीजें तोड़फोड़ करना बंद करो। तो ये फैन अपने हाथ में फायर की रिंग के साथ स्टाइल में पोज देकर कहता है, जो भी मुझे एरिना में चैलेंज करेंगे उन्हें मेरे द्वारा सबक सिखाया जाएगा। और मन में कहता है, सिर्फ पैसों पर निर्भर रहने से लड़ाई का जो जोश और खुशी वो महसूस नहीं कर सकते। एक सच्ची फैंटेसी की दुनिया इसी के बारे में ही तो है। तो ये फैन का जवाब सुनकर स्टुअर्ट सॉन्ग अब सीरियस हो जाता है और कहता है, सभी ची गैदरिंग के पीक पर मौजूद स्टूडेंट्स एक साथ हमला करो और बाकी के डिसाइपल ये जगह खाली कर दो। फिर ये फैंग की और उंगली करके कहता है, चलो इस बच्चे को सबक सिखाते हैं। तो नीचे सभी ची गैदरिंग रेल्म पीक के स्टूडेंट्स सिपाही की तरह सावधान होकर कहते हैं, रॉजर। और एक स्टूडेंट वहां से दूर भागते हुए कहता है, वो पागल हो गया है, ये फैंग लगभग 200 स्टूडेंट से लड़ने वाला है अभी। तभी मैं सोचूं कि होली मैडन ने उसे पर्सनल डिसाइपल के तौर पर क्यों लिया। ये सब देखकर दूर खड़े एक टीचर जैसे कोई अंकल हाथ मोड़कर कहते हैं, ये लड़का बहुत खतरनाक है, वो लगभग 200 से ज्यादा सेम लेवल के ओपोनेंट से लड़ने वाला है। अगर वो इस लड़ाई को जीत लेता है तो उसकी फ्यूचर की ग्रोथ निस्संदेह उसे लेटेंट ड्रैगन रैंकिंग में स्थान दिला देगी। तो पीछे खड़ा स्टूडेंट थोड़ा सा अचकाते हुए कहता है, इस फाइट को जीतने से वो तो फेमस हो जाएगा, लेकिन हार हमारे पूरे सेट की बदनामी नहीं करेगी। स्टुअर्ट सॉन्ग सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगता है और उंगली पॉइंट करके कहता है, सभी डिसाइपल मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करो और एक स्पिरिचुअल बैरियर बनाओ। तो ब्लू एनर्जी के स्पीयर में घिरे सभी स्टूडेंट एक साथ कहते हैं, रॉजर। और सभी स्टूडेंट्स एक के पीछे एक खड़े होकर कई सारी लाइन बनाते हैं और एक दूसरे के अंदर एनर्जी देते हुए एक बहुत बड़ा और ताकतवर स्पिरिचुअल बैरियर बनाते हैं, जिसे देखकर तो ये फैंग भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल ही अकल्पित रास्ता है खेलने का, है कि नहीं? फिर मन में कहता है, हालांकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का समंदर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ओपोनेंट के बैरियर को तोड़ने के लिए सिर्फ एक टॉप टियर अर्थ रैंक मार्शियल टेक्निक काफी नहीं होगी। फिर सिस्टम पैनल खोलता है और फिर से उसमें उंगली करते हुए अपने पॉइंट्स देखता है और कहता है, 4410 पॉइंट्स है। सिस्टम, एक टॉप टियर अर्थ रैंक मार्शियल टेक्निक निकालो। एक पिंक स्क्रॉल के अंदर कमल जैसा चित्र बना हुआ है और एक नोटिफिकेशन आती है, डिंग, 700 बिग स्पेंडर पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, होस्ट को बधाई हो,
एक टॉप टीयर अर्थ रैंक मार्शल टेक्निक 9 रेडियंस थंडर लोटस पाने के लिए। तो ये फेंग एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की तरह उसे साइड में करता है और आगे उंगली करता रहता है और कहता है निकालना चालू रखो, मुझे एक और मार्शल टेक्निक दो। तो इस बार एक स्क्रोल के अंदर एक ब्लू कलर का ड्रैगन है और नोटिफिकेशन आती है, डिंग 900 बिग स्पेंडर पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, होस्ट को बधाई हो, एक टॉप टियर अर्थ रैंक मार्शल टेक्निक वाटर ड्रैगन्स चैंट पाने के लिए। तो ये फैंग फिर से पहले की तरह उस स्क्रीन को साइड में कर देता है और दूसरी स्क्रीन खोलते हुए कहता है बहुत अच्छे, एक और स्पिरिचुअल टेक्निक। तो इस बार छोटे से बवंडर के साथ नोटिफिकेशन आती है, डिंग 700 बिग स्पेंडर पॉइंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, होस्ट को बधाई हो, एक टॉप टियर अर्थ रैंक मार्शल टेक्निक सैंडस्टॉर्म गेल पाने के लिए। तो इस बार अपनी सभी उंगलियों पर पैसों के और दूसरे सिंबल के साथ एक अजीब सी स्माइल देता है और कहता है अच्छा है, इतना काफ़ी होना चाहिए। फिर उसके पैरों के नीचे कुछ यंत्र जैसा बनता है और वो दोनों हाथ ऊपर करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और कहता है 9 रेडियंस थंडर लोटस। तो उसके ऊपर एक सुंदर कमल का फूल चमकने लगता है। उसके बाद तुरंत वो कहता है वाटर ड्रैगन्स लेमेंट। तो उस कमल के नीचे एक पानी से बना ड्रैगन निकल कर आता है और नीचे आकर रॉर करता है। उसी के साथ कमल की बिजली भी कड़कने लगती है। तो ये सब देखकर बैरियर बनाए खड़े स्टूडेंट्स कांपने लगते हैं। पीछे वाला कहता है थंडर स्पिरिचुअल पावर, क्या उसके पास वाटर स्पिरिचुअल रूट्स भी है? तो आगे वाला कहता है किस तरह की मार्शल टेक्निक है ये? वहाँ दूर खड़े अंकल ऐसा नज़ारा देखकर कहते हैं ऐसा मॉन्स्टर आया कहाँ से? उसके पास असल में 3 स्पिरिचुअल रूट्स है। सिर्फ रेसिड्यूअल एनर्जी जो वो छोड़ रहा है, सिर्फ वही सहन करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो पीछे वाला स्टूडेंट पूछता है यह चल क्या रहा है? ये आसपास इतनी हवाई क्यों चलने लगी है? यहाँ ये फेंग एक पागल हाथी की तरह बहुत ही डरावने एक्सप्रेशन देखकर अपने हाथ से एनर्जी आगे की ओर फेंकने की तैयारी में कहता है तुम सब लोग इसके लिए तैयार होगे? इतना कहकर वो थंडर लोटस की बिजली, ड्रैगन का पानी और सैंडस्टॉर्म गील की हवाएं तीनों जाकर उस बैरियर पर एक साथ हमला करते हैं, जो दूर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बैरियर बनाए खड़े स्टूडेंट्स का तो हाल बेहाल होता जा रहा है। पीछे वाला अपना पूरा जोर लगाते हुए कहता है मैं और ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। तो आगे वाला उसे कहता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने ही वाली है अब। और ये सब देखकर अब स्टुअर्ट सॉन्ग का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और डर के मारे कहता है 4, ये फेंग के पास असल में 4 स्पिरिचुअल रूट्स हैं। लेकिन ये फेंग यहीं पर नहीं रुकता और अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी मार्शल टेक्निक को इस बार अलग अलग नहीं बल्कि सभी को एक ही हमले में इकट्ठा करता है और चिल्लाकर कहता है अभी खत्म नहीं हुआ। फिर थंडर लोटस को एक वाटर ड्रैगन से बने बवंडर के अंदर कवर करता है। ये देखकर लाइन में खड़े सभी स्टूडेंट्स की जान उनकी हालत में आकर अटक जाती है, आंखें ब्लैंक हो जाती है और कहते हैं अभी और भी बाकी है। फिर जैसे ही ये फेंग का कंबाइन किया हुआ हमला प्रोटेक्टिव बैरियर को छूता है तो बैरियर तो कहीं दिखाई भी नहीं देता और हमले के धमाके से सभी डिसाइपल हवा में तिनकों की तरह उड़ जाते हैं और दर्द में सभी के मुंह से आह ही निकल आती है। ये फेंग फिर एक पागल सीरियल किलर की तरह वही खड़ा खड़ा हाथ मोड़कर हंसता है और नीचे पड़े सभी ची गैदरिंग के 9th लेवल के पीक पर मौजूद सभी डिसाइपल्स अपने हाथ में व्हाइट झंडा दिखाकर कहते हैं हम हार मानते हैं, हम हार मानते हैं। स्टुअर्ट सॉन्ग मन में कहता है मुझे लगा था कि मिस लुओ का डिसाइपल बहुत घमंडी है, इसलिए मैंने उसे थोड़ी तमीज सिखाना चाहा। मैंने नहीं सोचा था कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी से इतना लदालद होगा और ऊपर से ये कि उसने 3 हाई टियर अर्थ रैंकिंग मार्शल टेक्निक भी सीख ली है। और कहता है वो बहुत खतरनाक है, फ्यूचर में पक्का लेटेंट ड्रैगन रैंकिंग में टॉप 10 में होगा। या ये फेंग फिर से अपने हाथ में थंडर लोटस की बिजली कड़काकर अपना एक पाँव सामने मौजूद पत्थर पर रखकर खुशी खुशी कहता है मैं अभी जवान और कुंवारा हूँ, अपनी जिंदगी पूरी मौत से जीता हूँ। मैं पूछता हूँ क्या अभी भी कोई है जो लड़ना चाहेगा? वैसे बात तो सही कही भाई ने, कुंवारे हैं इसीलिए जिंदगी पूरी मौत से जी रहे हैं, है कि नहीं? खैर
ये फेंग की बात सुनकर नीचे चक्कर खाकर पड़े डिसाइपल में से एक कहता है, उसके अंदर अभी भी एनर्जी बाकी बची है। तो उसके पास पड़ा गंजा वाला कहता है, इस बार उसने सच में उसके लिए नाम बना लिया है, वो एक मॉन्स्टर टैलेंट है। इसी से थोड़े समय पहले वहाँ सेक्ट के मेन हॉल में कई सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। सबसे आगे खड़ा ज़ुओ टिएनमिंग पूछता है, सिस्टर क्या तुमको पता है मास्टर ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तो पिंक हेयर वाली डू टीएनयू जवाब देती है, मुझे नहीं पता। कुछ दिनों पहले सेक्ट से जाने के बाद आज सेक्ट मास्टर कुछ हड़बड़ाहट में वापस आए हैं। पीछे रेड कपड़ों में हाथ फोल्ड किए खड़ी शिंग फे कहती है, ये हेवनली डाउ बैटलफील्ड के बारे में हो सकता है। पीछे खड़ा शिया टीएन टिन, उसको कुछ फर्क ना पड़ता हो ऐसे आराम से खड़ा है। और स्ट्रेट बूथ बने खड़ा चेन हाउ शायद कम बोलने वाला लड़का लगता है। मास्टर वहां आकर अपना गला साफ करते हुए उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और कहते हैं, आज मैंने तुम पांचों को यहाँ कुछ बताने के लिए इकट्ठा किया है। तुम लोगों के साथ बहुत ही जल्द एक और जूनियर डिसाइपल होगा, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ ची गैदरिंग रन के पीक पर ही है। तुम्हें उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। मास्टर की बात सुनकर पांचों मास्टर को साइड में रखकर अपने आप में ही बातें करने लगते हैं। एक कहता है, दूसरा जूनियर डिसाइपल? तो पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, आखिरकार अब जाकर मुझे सबसे छोटे डिसाइपल बनकर नहीं रहना पड़ेगा। और ऐसे ही वे फालतू की बातें करते रहते हैं। तो ये सब देखकर मास्टर को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। वह ब्राउन हेयर वाला लड़का कहता है, अगर हमारे स्टार पिक सेक्ट की बात करें तो ये शियन ट्यून कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप सेक्ट में से एक है। तो तभी पीछे खड़ी रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है, बिल्कुल, कोर डिसाइपल बनने के लिए किसी को भी सभी चीज़ों में बेस्ट बनना पड़ेगा, टैलेंट, कॉम्प्रहेंशन, स्पिरिचुअल रूट्स और भी ज़्यादा। तो ब्राउन हेयर वाला लड़का जाकर मास्टर को पूछता है, सेक्ट मास्टर क्या आप हमें बता सकते हैं इस जूनियर डिसाइपल के अंदर कौन सी असाधारण क्वालिटी है? तो सेक्ट मास्टर हाथ हिलाते हुए खराब एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, पैसा, बहुत सारा पैसा। वो बहुत ही ज़्यादा धनवान है और पैसे उड़ाने में बादशाह है, बहुत बड़ा, एक बड़ा पैसा उड़ाने वाला। ये सुनकर सभी के एक्सप्रेशन अलग अलग आते हैं। पीछे ब्लू कपड़ों वाला लड़का कहता है, सेक्ट मास्टर आप उनसे मजाक कर रहे हैं, है ना? तो उसके पास खड़ी लाल कपड़ों वाली लड़की कहती है, क्या ये किसी असाधारण में गिना जाता है? तो सबसे आगे खड़ा लड़का कहता है, यहाँ तक कि उन सॉलिटरी एक्सपर्ट की अकेले की संपत्ति हमारे सेक्ट की संपत्ति के छोटे से भाग के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, है ना? तो उसके पास खड़ी पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, हमारे जूनियर डिसाइपल के पास पक्का कोई असाधारण क्वालिटी होनी चाहिए, है ना? और सबसे आखिर में खड़े हुए हरे कपड़े वाले को तो अभी भी किसी और बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस उसका तो ध्यान पैसों पर ही आकर रुक गया है। तो मास्टर आगे ना समझाने के मूड में हाथ हिलाकर कहते हैं, तुम नहीं समझ रहे हो, जब तुम कुछ समय उसके साथ बिताओगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। कुछ दिनों में जब वो हेवनली डाउ बैटलफील्ड में अपना एक्सपीरियंस खत्म कर लेगा, तब तुम सभी उसके साथ स्टार पिक सेक्ट जो कि होली मेडन ने खोला है वहां जाओगे। फिर उनकी ओर उंगली करके छुपी हुई स्माइल देते हैं और कहते हैं, बाय द वे मुझे दोष मत देना बाद में कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जब तुम्हारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो तब उसकी ओर थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ तक कि उसके नाखूनों में से गिरने वाली चीजें भी तुम्हारे लिए कीमती हो सकती है। फिर वुफ वुफ करते येलो डॉगी को सोचकर मन में कहते हैं, मैं बस बहुत ज्यादा होशियार हूँ। सिर्फ वीएफएन के साथ रहने से सेक्ट ना सिर्फ 5 बेमिसाल और माहिर डिसाइपल ग्रो कर सकता है, बल्कि मैं उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल बाकी के डिसाइपल को ट्रेन करने में लगा सकता हूँ। और फिर पागलों की तरह दोनों हाथ उठाकर हंसते हुए कहते, हा 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 हा, यहाँ तक कि तुम लोग तो एक कुत्ते के बराबर भी नहीं हो। हाँ, अगर तब तुम में से किसी एक ने भी वो अबिसल सॉर्ड इंटेंट पाई होती तो तुम अभी बहुत आगे बढ़ चुके होते। इस बार सेक्ट मास्टर की ऐसी हरकत को देखकर तो ग्रीन कपड़े वाले को थोड़ा सा अजीब और क्वेश्चन मार्क वाला एक्सप्रेशन आता है और बाकी सभी तो मास्टर पर शक वाली निगाहों से देखते रहते हैं। शायद सोच रहे होंगे कि मास्टर आज इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, कहीं किसी पागल कुत्ते से तो कटवा कर नहीं आ रहे हैं ना? हाँ, खैर मास्टर किसी और जाने के लिए मुड़ते हैं और पीछे देखकर थम्स अप करके कहते हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ रियल एक्सपीरियंस करके ही समझी जा सकती है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें पहले उस जूनियर डिसाइपल से मिलवाता हूँ।
और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि मास्टर जी से नाकारा होने की और सिर्फ अमीर होने की बात कर रहे थे, जब उसके हाथों अपने सेक्ट के 200 से ज़्यादा डिसाइपल धूल चाटे हुए और सेक्ट की एक एरिना तबाह हुए देखेंगे, तब उनका रिएक्शन कैसा होगा। लेकिन तब तक के लिए बाय।